हमास ने आतंकी हमला किया इजराइल पर और इजराइल ने ऐसा पलटवार किया कि उसे जंग का नाम दिया। ये आज भी युद्ध जो है वो जारी है। पर इजराइल की तरफ से बार बार ये भी कहा जाता है कि वो गाजा में ग्राउंड ऑपरेशंस अपने शुरू करेगा। ये क्यों नहीं शुरू हो पा रहा है? इजराइल जब हमास की ओर यानी गाजा की ओर वो रॉकेट से हमला करता है तो वहां पर बर्बादी ही बर्बादी, तबाही ही तबाही नजर आती है। तो उन रॉकेट्स की ताकत क्या है और हमास जिन हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है और बाकी आतंकी संगठन जो गाजा में बैठे हैं वो जो इस्तेमाल कर रहे हैं जिन हथियारों का, उनके बारे में क्या जानकारी है? साथ ही इजराइल का वो आयरन डोम जो पूरे देश को बचाता है इस तरह के हमलों से, ये सारी जानकारियां अगले 1 घंटे में हम आपको देंगे। एक छोटा सा देश आतंक के हर मंसूबे पर भारी। एक छोटा सा देश 75 सालों से जिसका युद्ध जारी, 22,000 किलोमीटर की सरहद, 93 लाख की आबादी, लेकिन कई बड़े बड़े देशों से कहीं ज्यादा शक्ति। इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध को 2 हफ्ते बीत चुके हैं। धीरे धीरे ये अपने अंजाम की तरफ बढ़ रहा है। इजराइल के हमलों के बीच हमास के आतंकी ठिकाने ध्वस्त हो रहे हैं। गाजा में किसी भी पल इजरायली सेना जमीनी लड़ाई के लिए दाखिल हो जाएगी। इजराइल अपने अस्तित्व की इस जंग में अपने सारे हथियारों के साथ वार कर रहा है। इजराइल के पास दुनिया के सबसे बेहतरीन हथियार है, ऐसे हथियार जिनका सामना आतंकी क्या इजराइल के विरुद्ध खड़े देश भी नहीं करना चाहिए। जब जमीनी हमला होगा तो इन रॉकेट्स का कोई मतलब जब स्ट्रीट टू स्ट्रीट फाइटिंग शुरू हो जाएगी तो ये रॉकेट्स की अहमियत कम होती जाएगी। रॉकेट तो दूर मारने के लिए हैं, बट जब क्लोज इन अटैक्स होंगे तो वो टैंक से होंगे, इन्फेंट्री से होंगे, आर्टिलरी से होंगे, क्लोज सपोर्ट ड्रोन से होंगे। आज हम आपको इजराइल के आयरन डोम से लेकर हमास की सुरंगों के बारे में बताएंगे। हवाई हमलों और जमीनी संघर्ष का पूरा ब्यौरा दिखाएंगे। अब तक अजय इजराइल की पूरी सैन्य शक्ति की झलक दिखाएंगे। हमास की आतंक नीति पर भारी पड़ती इजरायली युद्ध नीति दिखाएंगे और बताएंगे कि क्यों युद्ध भूमि में इजराइल अब तक है अपराजित। हमास जिसने आतंकी हमला किया इजराइल पर, इजराइल के नागरिकों को मारा, उन्हें बंधक बनाकर अपने गाजा के नियंत्रण वाले इलाके में ले गया। इस हमास द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हथियारों के बारे में भी हम आपको बताते हैं। इसमें सबसे प्रमुख है जीपीएस गाइडेड जो ड्रोन्स हैं, जो दुश्मन के इलाकों की टोह भी ले सकते हैं, और इसके साथ जो वो आक्रमण करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है रॉकेट्स। अब ये रॉकेट्स किस प्रकार के हैं वो भी हम आपको दिखा देते हैं। कसाम रॉकेट्स का इस्तेमाल वो करता है और इसके साथ ही वो इस्तेमाल करता है ग्रैड रॉकेट्स का। इन रॉकेट्स की विशेषताएं हम आपको बताएंगे, लेकिन जो पड़ोसी देश हैं इजराइल के, वो इसमें बढ़ चढ़कर मदद करने के लिए जाने जाते हैं। ईरान, सीरिया जैसे देश जो टनल्स हैं उसके जरिए सालों से हमास स्मगल करता रहा है इन रॉकेट्स को, और साथ ही गाजा पट्टी में ऐसा दावा है कि वो इन रॉकेट्स को, इन हथियारों को बनाता भी है। वो एक बड़े पैमाने पर अलग अलग तरह के हथियारों को डेवलप करने के लिए रिसर्च भी करता है। हमास के पास ऐसे रॉकेटों का जखीरा है जिसका इस्तेमाल वो इजराइल के ऊपर हमला करने के लिए करता आया है। वक्त के साथ हमास के इन रॉकेटों की रेंज भी बढ़ी है, हालांकि इनमें से कोई भी सोफिस्टिकेटेड हथियारों की श्रेणी में नहीं आता है। माना जाता है कि हमास के ज्यादातर हथियार सोवियत संघ के दौर के हैं, जो आज के मुकाबले में काफी पुराने हैं। ये हथियार चोरी छिपे सिनाई की सुरंगों के रास्ते स्मगल किए जाते हैं।
कुछ गाजा में ही मौजूद हमास की फैक्ट्रियों में भी बनाए जाते हैं। हालांकि ये भी माना जाता है कि इनको बनाने में जो पार्ट्स लगते हैं वो ईरान या सीरिया से आते हैं। सात अक्टूबर को हमास ने गाजा पट्टी से इजराइल के ऊपर 5000 से ज्यादा रॉकेट दागे, जो इजराइल के अलग अलग शहरों में जाकर गिरे, जिनसे काफी तबाही हुई। इनमें कम दूरी के रॉकेट भी थे और लंबी दूरी के भी। हमास के साथ ये अनुमान नहीं था कि इनके पास इतने बेहतर रॉकेट्स हैं, बट उन्होंने ये जो पिछले 8-10 साल है उसमें उन्होंने ये जो उनका रॉकेट का पूरा यंत्र था उसमें इतनी बेहतरी की है। और निश्चित तौर पे उस दिन इजराइल में ये अंदाज़ा नहीं था कि हमास से इतने रॉकेट आएंगे। मामूनन आते थे 10, 25, 30, बट कभी इस संख्या में नहीं आए और इस कम समय में। जैसे मैंने कहा ना 5000 और 25 मिनट्स, सो इट बिकेम अ सैचुरेशन स्ट्राइक। आयरन डोम सैचुरेट हो गया और फेल हो गया। हमास की कम दूरी के रॉकेट्स दो तरह के हैं, ग्रैड और कस्साम। ग्रैड की रेंज 48 किलोमीटर है और कस्साम की रेंज 17 किलोमीटर है। इनकी रेंज में दक्षिणी इजराइल के शहर इस्जरोट, अश्कलोन, बीरशेबा और अशडोड आते हैं। जानकारों के अनुसार कस्साम रॉकेट सस्ते होते हैं जो आतंकवादी समूह ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनमें एक कमी भी होती है, ये अक्सर मिसफायर कर जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनमें कोई भी गाइडेड सिस्टम नहीं लगा होता। ये तेज हवा के कारण भी अपने टारगेट से भटक सकते हैं। जैसा कि इजराइल दावा कर रहा है कि अस्पताल में हुआ धमाका ऐसे ही किसी रॉकेट के मिसफायर होने की वजह से हुआ होगा। इजराइल की सेना का दावा है कि ये जो अटैक अस्पताल पे हुआ है या जो विस्फोट अस्पताल में हुआ है गाजा पट्टी में, वो इजराइल की सेना ने नहीं किया है, बल्कि ये इस्लामिक जिहाद नाम का एक आतंकी संगठन है। उसने इजराइल पर एक के बाद एक कई रॉकेट दागे और उनमें से एक रॉकेट अपने पूरे ट्रैजेक्टरी को, पूरे सफर पर वो आगे नहीं बढ़ पाया और हवा में ही उसमें विस्फोट हो गया और उसका जो मलबा गिरा वो अस्पताल के ऊपर गिरा और जमीन पर गिरने के बाद उस रॉकेट में जितने विस्फोटक थे कि बड़ी संख्या में, बड़ी तरीके से उसमें विस्फोट हुआ और बड़ी संख्या में लोग मारे गए। तो बार बार ये दावा किया जा रहा है इजराइल की तरफ से कि उनके पास अब इसके पुख्ता सबूत है, चाहे वो सैटेलाइट इमेजरी हो या ट्रैजेक्टरी ट्रैकर हो, और उनका ये कहना है कि उस दिशा में उन्होंने एक भी मिसाइल या तोपखाने का गोला फायर ही नहीं किया, तो उनकी तरफ से ये नहीं हो सकता। कस्साम रॉकेट की कीमत $300 से $600 आंकी जाती है। ईरान का ग्रैड रॉकेट $1000 का होता है, जबकि आयरन डोम की इंटरसेप्टर मिसाइल करीब $50,000 के खर्चे से बनी होती है। हमास के पास लंबी दूरी के रॉकेट फज्र 5 भी है, जिसको M75 भी कहा जाता है। इसकी रेंज 75 किलोमीटर है, जिसके निशाने में टेल अवीव और जेरूसलम आते हैं। लेकिन हमास के लिए फज्र 5 का इस्तेमाल आसान नहीं है, क्योंकि इसकी लंबाई 20 फीट है। इसको हाथों से उठाकर रखा जाता है और इजरायली ड्रोन्स की नजरों से बचाकर रखना भी मुश्किल है। हमास के रॉकेटों के जखीरों में एक सबसे खतरनाक रॉकेट वो है जिसकी रेंज 160 किलोमीटर है। इसका नाम है खैबर 1। माना जा रहा है कि यह सीरिया में बनाया गया मिसाइल है। इसकी जद में इजराइल का तटीय शहर हाइफा भी आता है। कुछ जानकारों के अनुसार इनके पास M302 भी है, जिसकी रेंज खैबर जैसी ही है। इजरायली खुफिया एजेंसी के अनुसार हमास के पास कम दूरी वाले हजारों रॉकेट हैं, लेकिन लंबी दूरी वाले रॉकेटों की संख्या कम ही है। रॉकेट्स के अलावा हमास के पास कार्लो सबमशीन गन है। यह फिलिस्तीन में बनी देसी सबमशीन गन है। 2016 से लेकर अब तक 68 हमलों में हमास ने इस बंदूक का इस्तेमाल किया है। हमास के पास अबाबील ड्रोन है। ये लंबी दूरी का सस्ता ड्रोन है। अबाबील ड्रोन एक आत्मघाती ड्रोन है। इसमें 40 किलोग्राम विस्फोटक लोड होता है। यासीन RPG ये हमास द्वारा बनाया गया देसी एंटी टैंक रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड है, जिसका इस्तेमाल 2004 से हमास कर रहा है। वजन 7 किलोग्राम है। इसकी रेंज 300 मीटर है। इसका इस्तेमाल कई बार सैनिकों और हल्के वाहनों पर भी किया जाता है। अल्बाना RPG ये कंधे पर रखकर चलाया जाने वाला रॉकेट लॉन्चर है। ये राफा की सुरंगों के जरिए गाजा पट्टी में लाया जाता है। ये टैंक, हेलीकॉप्टर या हल्के फुल्के सैन्य वाहनों को उड़ा सकता है। इजराइल एक ऐसा देश है
जो चारों तरफ से अपने दुश्मनों से घिरा हुआ है। इसके बावजूद वो अपने आप को, अपने नागरिकों को सुरक्षित रहने में कामयाब रहता है। तो इसके पीछे है एक आयरन डोम। जी हां, समझ लीजिए एक देश का लोहे का कवच। हमास के रॉकेट्स का तोड़ इजराइल के आयरन डोम को माना जाता है। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो हमास के फायर किए रॉकेट्स को बीच में ही नष्ट कर देती है। लेकिन इस बार जब हमास ने हजारों रॉकेट फायर किए तो आयरन डोम के लिए भी उनको रोक पाना मुश्किल हो गया। आयरन डोम एक ऑल वेदर मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम है। आसान भाषा में कहें तो हर मौसम में ये हवाई हमलों से सुरक्षा करता है। इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये छोटी दूरी के रॉकेट या मिसाइलों को नष्ट कर सके। रॉकेट, मिसाइल्स और आर्टिलरी के जमीन पर गिरने से पहले ही ये सिस्टम आकाश में ही उनको खत्म कर देता है। पर आयरन डोम शब्द भले ही एक हो, लेकिन ये एक ऐसा उपकरण है जिसके अलग अलग हिस्से होते हैं। हम आपको एक एक करके समझाते हैं। इसका सबसे प्रमुख हिस्सा होता है ये रेडार। ये जो रेडार है ये पता लगाता है उन सारे मिसाइलों और रॉकेट्स का जो कि इजराइल की तरफ दागे जाते हैं। एक बार जब इसके पास ये जानकारी होती है तो वो उसे कंट्रोल सिस्टम के पास भेजता है। ये कंट्रोल सिस्टम जो है ये इस प्रणाली के बीच की कड़ी है। ये कंट्रोल सिस्टम जानकारी इकट्ठा करके जो मिसाइल और रॉकेट्स दागे जा रहे हैं उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करके प्रणाली के तीसरे हिस्से को भेजता है, यानी मिसाइल फायरिंग यूनिट्स को। अब वो यूनिट्स कैसी हैं? वो मिसाइल फायरिंग यूनिट जो है वो इंटरसेप्टर मिसाइल्स दागती है उन इनकमिंग रॉकेट्स और मिसाइल्स की तरफ जो कि इजराइल की ओर फेंके जा रहे हैं, दागे जा रहे हैं, और इन्हें वो हवा में ही नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। तो आयरन डोम एक यंत्र है जिसके 3 भाग हैं, ऐसे आप मान लीजिए। एक उसमें डिटेक्शन और ट्रैकिंग रडार है। एक कंप्यूटेशनल सिस्टम होता है जो कि जो रॉकेट्स के जो अलग अलग ट्रेजेक्ट्रीज हैं उनको एनालाइज करता है। और फिर उसके साथ एक तामिर करके मिसाइल है। जब वो ये यकीन कर लेता है कि ये रॉकेट या ये गोला कहाँ से आ रहा है तो ये तमीर मिसाइल फायर करके उसको डिस्ट्रॉय करता है। जब भी दुश्मन कोई रॉकेट या मिसाइल फायर करता है तो इंटरसेप्टर मिसाइल में लगे इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर काम करना शुरू करते हैं और दुश्मन की मिसाइल के 10 मीटर करीब पहुंचकर सेल्फ डेटोनेट हो जाते हैं, जिससे वो दुश्मन का रॉकेट या मिसाइल वहीं नष्ट हो जाता है। साल 2011 में पहली बार आयरन डोम सिस्टम का उपयोग इजराइल ने किया था। तब से लगातार इसमें सुधार हो रहा है। इसे बनाने वाली इजरायली कंपनियों में से एक राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम के अनुसार आयरन डोम की सफलता दर लगभग 90% की है। हाल के सालों में ये इजराइल की सुरक्षा में अत्यधिक प्रभावी साबित हुआ है। गाजा में आतंकवादी समूहों ने मई 2021 में 11 दिनों तक लगातार कम से कम 4000 रॉकेट दागे, जिसमें 13 इजरायलियों की मौत हुई। आयरन डोम सिस्टम की वजह से ही इजराइल अपने नुकसान को कम कर पाया था। लेकिन 7 अक्टूबर के हमले में दागे गए रॉकेटों में ऐसी सफलता नहीं मिली। उसके कुछ कारण हैं। दरअसल हमास ने 20 मिनट में 5000 से ज्यादा रॉकेट फायर किए। इससे हुआ ये कि कम अंतराल में दागे गए इतने ज्यादा रॉकेटों को आयरन डोम ठीक तरह से इंटरसेप्ट नहीं कर पाया। 7 अक्टूबर को उन्होंने 5000 रॉकेट फायर किए करीब 25 मिनट में, जो कभी पहले नहीं किए थे। तो जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं सैचुरेशन स्ट्राइक। इतने रॉकेट्स फायर किए गए कि आयरन डोम का जो मिसाइल, वो जो ट्रैकिंग सिस्टम और वो है, वो फेल हो गया। और इसलिए आयरन डोम क्योंकि फेल हुआ और पहली बार उस दिन क्योंकि मार दूरी बढ़ चुकी थी, तो ये जो अटैक्स हैं ये जेरूसलम और तेल अवीव में हुए। और इस रॉकेट अटैक के आड़ में सदर्न इजराइल में उन्होंने वो जो आतंकवादी थे उन्होंने धावा बोला। तो
आयरन डोम एक बड़ा सोफिस्टिकेटेड सिस्टम था, बट 7 अक्टूबर को निश्चित तौर से वो असफल रहा वो रॉकेट्स को इंटरसेप्ट करने में। इन हमलों में इजराइल की सुरक्षा में चूक को जितना बड़ा माना जा रहा है, उससे बड़ी बात यह है कि ये समझना होगा कि हमास जैसे आतंकी संगठन ने आयरन डोम और सर्वेलेंस सिस्टम से बचने के लिए कई नए तरीके ईजाद कर लिए हैं, जो आने वाले समय में इजराइल के लिए काफी मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। इजराइल की सेना अगर अभी तक ग्राउंड ऑफेंसिव नहीं शुरू कर पाई है तो उसकी वजह है ये टनल्स, जहां पर हम आपको इस समय लेकर आए। जमीन के नीचे लगभग 30 मीटर से इनकी हाइट शुरू होती है और कहते हैं 100 मीटर नीचे तक जाते हैं ये। इन टनल्स का इस्तेमाल हथियार स्टोर करने के लिए करते हैं हमास के आतंकी। उनकी जो लीडरशिप है कहते हैं कि यहीं पर मौजूद रहती है। लेकिन इन टनल्स का नेटवर्क इतना बड़ा, इतना विस्तृत, इतना घुमावदार है कि इसके बारे में किसी को जानकारी हासिल नहीं है। और ऐसा भी मुमकिन है कि जो बंधक 199 जो इजराइल कहता है और 250 के आसपास हमास कहता है, वो इन्हीं टनल्स में रखे गए हैं, जिस कारण उनका अता पता नहीं लग पा रहा है। हालांकि इजराइल के पास वो बंकर बस्टर बॉम्ब्स हैं, जिसके जरिए वो इस तरह के टनल्स को बर्बाद कर सकता है। दुश्मन जमीन पर हो तो उसे मार गिराया जा सकता है। हवा में हो तो मुकाबला किया जा सकता है। पानी से आए तब भी ठिकाने लगाया जा सकता है। लेकिन क्या हो कि दुश्मन जमीन के 100 फीट नीचे हो और नजर ही ना आए। हमास ऐसी ही रणनीति के तहत कई सालों से काम कर रहा था। हमास के आतंकी जमीन के नीचे सुरंगों के जरिए इजराइल पर हमला कर रहे थे। लेकिन इजरायली वायुसेना ऐसे बम गिरा रही है जो जमीन के नीचे 100 फीट तक बनी सुरंगों को तबाह कर रहे हैं। इजराइल के अनुसार गाजा में 2 परतें हैं। ऊपरी परत पर फिलिस्तीन के लोग रहते हैं, लेकिन अंदरूनी परत में सुरंगें हैं, जिसका इस्तेमाल हमास करता है। इजराइल हमास की इन सुरंगों को गाजा मेट्रो बोलता है। 2021 में हुए संघर्ष के बाद इजरायली सेना ने दावा किया था कि उन्होंने गाजा में 100 किलोमीटर लंबी सुरंगें तबाह की हैं, लेकिन हमास का दावा था कि वो 500 किलोमीटर लंबी सुरंगें खोद चुके हैं। जानकारों के अनुसार 2005 में ही गाजा के नीचे सुरंगों का निर्माण शुरू हुआ था। 2007 में जब हमास के हाथों में गाजा का नियंत्रण आया तो सुरंगों के इस जाल में इजाफा होने लगा। पहले इनके जरिए स्मगलिंग होती थी, लेकिन बाद में हमास ने गाजा के भीतर सुरंगें खोदी ताकि इजराइल पर हमले किए जा सके। मस्जिद के नीचे उनके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स हैं, अस्पताल के नीचे उनकी रॉकेट फैक्ट्रीज हैं। 2005 में जब एरियल शरॉन पुराने जो उनके प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ये देखा, उस समय ये सुसाइड बॉम्बिंग्स करते थे हमास, तो एक बार उन्होंने सुसाइड बॉम्बिंग्स पे काबू पा लिया। उन्होंने ये सोचा कि अब गाजा की इतनी समस्याएं हैं, उसमें अगर इजराइल फौज फंस जाएगी तो बाकी जो सुरक्षा की जो चुनौतियां हैं उनसे वो सामना नहीं कर पाई। तो उन्होंने फैसला किया कि हम गाजा से निकल जाएंगे और गाजा को बाय एंड लार्ज फ़लस्तीनियों पे छोड़ दिया। फ़लस्तीनियों ने हमस को चुना सरकार के रूप में। साल 2006 में आतंकियों ने इन्हीं सुरंगों के जरिए इजराइल के अंदर घुसकर 2 सैनिकों को मार डाला।
एक सैनिक को अगवा किया था और उसको 5 साल तक बंदी बनाकर रखा था। गाजा के भीतर सुरंगों के जरिए हमास वहां लंबे समय तक रहना चाहता है। उनमें व्यवस्थाएं मौजूद रहती हैं ताकि वहां लंबे समय तक रहा जा सके और जरूरत पड़ने पर इजराइल के खिलाफ प्रयोग किया जा सके। इजराइल के अनुसार सुरंग में हमास के नेता छिपे रहते हैं। उनका कमांड और कंट्रोल सिस्टम भी वही है। इन सुरंगों का इस्तेमाल ट्रांसपोर्ट के अलावा कम्युनिकेशन के लिए भी किया जाता है। लेकिन इन सुरंगों को ठिकाने लगाने के लिए इजराइल एक खास तरह के बम का इस्तेमाल कर रहा है। इस बम का नाम है GBU-72। 2268 किलोग्राम वजनी GBU-72 एक गाइडेड बम है। इसे एडवांस्ड 5000 पाउंड पेनिट्रेटर भी कहते हैं। ये बंकरों को ध्वस्त करने के लिए बनाया गया है। ये बम पहले जमीन में छेद करता है, फिर कुछ फीट अंदर जाकर विस्फोट करता है। ये कंक्रीट से बनी नींव बंकरों और सुरंगों को आराम से उड़ा देता है। इस तरह के बमों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल वियतनाम युद्ध के समय हुआ था। GBU-72 बॉम्ब जमीन में 100 फीट और कंक्रीट की फर्श पर 20 फीट तक गहरा गड्ढा कर सकता है। ये गहराई में जाने के बाद भयंकर विस्फोट करता है, जिससे इतनी तेज शॉक वेव निकलती है कि इसके रास्ते में आने वाली हर चीज तबाह हो जाती है। इजराइल की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि उसे बाकी देशों की अपेक्षा अपनी सुरक्षा का ज्यादा ध्यान देना होता है। ग्लोबल फायर पावर जो इंडेक्स है उसके अनुसार 145 देशों में इजराइल की जगह 18वें नंबर पर आती है। और अगर आप इस देश का आकार देखें तो आपको समझ में आएगा कि क्यों कहा जाता है कि सैन्य शक्ति के हिसाब से ये देश बड़े बड़ों पर भारी रहता है। हाल ही में हमने वो तस्वीरें देखी कि दुनिया के किसी भी कोने में जो इजरायली हैं वो वापस आकर अपने देश के लिए हथियार उठा रहे हैं ताकि आतंक के खिलाफ लड़ाई में वो भी अपना योगदान दे पाएं। रिजर्व सैनिकों की कुल संख्या अगर हम देखें तो 4,65,000 यहां पर है। पैरामिलिट्री जो है उसकी जो कुल ताकत है वो लगभग 8,000 की है। वायुसेना की जब भी बात होती है तो कई रिपोर्ट्स इजराइल को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, लेकिन इतना तय है कि इजराइल की वायुसेना दुनिया में सबसे खतरनाक होने का दम जरूर रखती है। आइए हम आपको इजराइल की पूरी सैन्य क्षमता, उसकी ताकत के बारे में बताते हैं। विश्व के मानचित्र पर जौ के दाने के बराबर का देश है इजराइल। यहूदियों के इस देश की वस्तु स्थिति ऐसी है कि ये चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है। इजराइल और फिलिस्तीन का यह संघर्ष सिर्फ जमीन का नहीं, ये सभ्यताओं का टकराव है। ये संघर्ष है पहचान का, ये संस्कृतियों की जंग है। अनवरत चल रहे इस संग्राम ने दुनिया के वर्तमान को कई बार बदला है, भूगोल को हर बार नया आकार दिया है। विश्व के इस हिस्से में चल रहे संघर्ष ने दोनों ही पक्षों को कभी बर्बाद तो कभी विकसित करने का काम किया है। जहां इजराइल का दावा है कि ये उसके वजूद में रहने की जद्दोजहद है, वहीं फिलिस्तीन का मानना है कि ये उनके अधिकारों की लड़ाई है। लेकिन युद्ध ने एक बार फिर इंसान को विकसित होने पर मजबूर किया है। इजराइल ने आज खुद को दुनिया के सबसे विकसित देशों में से एक बना लिया है। युद्ध में हमला और बचाव दो ही रणनीतियां होती हैं। इजराइल ने अपने वजूद को बनाए रखने के लिए इसी रणनीति पर काम किया और करीब 94 लाख के इस देश में हर व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर है वो सेना में है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स को देखें तो पता चलता है कि 145 देशों में से इजराइल का नंबर 18वां है। इजराइल की मैन पावर 37.44 लाख है, जिनमें 31.11 लाख सेना के लिए उपयुक्त है। 1.24 लाख लोग मिलिट्री में शामिल हैं।
और 4.65 लाख लोग रिजर्व फोर्स में हैं। इजराइल की वायुसेना में 601 एयरक्राफ्ट हैं, जिनमें 241 फाइटर एयरक्राफ्ट और 23 विशेष मिशन के लिए हैं। हेलीकॉप्टर्स की बात करें तो 126 हेलीकॉप्टर्स हैं, जिनमें 48 अटैक हेलीकॉप्टर्स शामिल हैं। उनके पास 2200 टैंक्स, 56,290 आर्मर्ड व्हीकल्स, 650 आर्टिलरी, 300 मोबाइल रॉकेट प्रोजेक्टर्स, 67 नौसेना के जहाज और 5 पनडुब्बियां, 7 कॉर्वेट युद्धपोत, 45 पेट्रोलिंग वेसल और ना गिना जा सकने वाला हौसला है। उनके मरकावा टैंक्स हैं, आर्टिलरी अलग अलग टाइप्स की हैं, क्लोज सपोर्ट आर्टिलरी, जनरल सपोर्ट आर्टिलरी। उनके पास भी रॉकेट्स हैं, मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स हैं और इन क्षेत्रों में इजराइल की बड़ी महारत है। उनकी एयरफोर्स जो है कई सबसे बेहतर एयरफोर्सों में गिनी जाती है। जेट्स हैं उनके ऑर्डिनेंसेस में, आर्टिलरी म्यूनिशंस उनको दिए जा रहे हैं, बंकर बस्टिंग एम्यूनिशन, जो बंकर्स होते हैं ना उनको बस्ट करने के लिए, तो उनको अमेरिका की सहायता है और एक खुद में वो बड़े प्रोफेशनल दस्ते हैं। तो मेरे ख्याल से इजराइल और हमास की तुलना करना उसमें बुद्धिमत्ता नहीं होगी, कोई तुलना नहीं है। दरअसल इजराइल और फिलिस्तीन में जो मुख्य अंतर है वो है उनकी सेना। एक ओर जहां इजराइल के पास विश्व की आधुनिक सेना है, वहीं दूसरी ओर फिलिस्तीन के पास गुरिल्ला तकनीक से लड़ने वाले हमास के आतंकी हैं। इजराइल की थल सेना के पास दुनिया का सबसे बेहतरीन आर्सेनल है। इजराइल की थल सेना की सबसे बड़ी ताकत है उसका मरकावा टैंक। साल 1973 में इजराइल ने इसका निर्माण करना शुरू किया। इसे इजराइल के इतिहास में अब तक का सबसे खतरनाक टैंक माना जाता है। ये टैंक आधुनिक तकनीक से लैस है। इसकी ऑपरेशन क्षमता और इसका 360 डिग्री एक्टिव डिफेंस सिस्टम इसे काफी ताकतवर बनाता है। ये रात और दिन दोनों समय बिना किसी रुकावट के काम कर सके, इसके लिए इसमें आधुनिक कैमरे लगाए गए हैं। मरकावा टैंक को दुश्मन के लिए खतरनाक बनाती है इसकी एडवांस AI टेक्नोलॉजी। इजराइल के पास है M109 होवित्जर। इस विनाशकारी हथियार को 4 लोगों की टीम संचालित करती है। ये 1 मिनट में 4 बार फायर कर दुश्मन को पूरी तरह से नष्ट कर सकता है। हमास और हिजबुल्लाह से लगने वाली इजराइल की सीमा पर ये एक अहम हथियार है। इजराइल को अब तक हमास और हिजबुल्लाह के रॉकेटों से कोई बचाता आया है तो वो है इसका आयरन डोम, और अब हवा में ही रॉकेटों को मार गिराने के लिए इजराइल के पास है आयरन बीम। इजराइल का डिफेंस सिस्टम उसको अपने दुश्मनों से एक कदम आगे रखता है। इजराइल के पास मानव रहित विमानों की भी पूरी फौज है। सर्चर एयरक्राफ्ट ये इजरायली वायुसेना की अहम ताकत है। इसके बाद नंबर आता है इजराइल के सबसे घातक प्रक्षेपण हथियार यानी डर्बी मिसाइल का। एक नजर में ये किसी को भी सामान्य मिसाइल लग सकती है, लेकिन इजराइल के लिए ये उसकी सबसे बड़ी ताकत है। इन्हें आमतौर पर लड़ाकू विमानों में उपयोग किया जाता है। ये हवा से हवा में मार करने वाली सबसे बेहतरीन मिसाइलों में से एक है। मैं IDF को अच्छी तरह जानता हूं कि हमास का अंत तय है, उसका खात्मा तय है। IDF जो है एक पेशेवर सेना है, प्रोफेशनल आर्मी है, विश्व की सबसे अच्छी फौज है। उनके पास जो टैंक के दस्ते हैं, जो आर्टिलरी है, जो इन्फेंट्री है, मिसाइल्स, रॉकेट्स, इन सब का इस्तेमाल होगा। अपनी स्थापना के बाद से अब तक इजराइल ने 7 बड़े युद्ध लड़े हैं। यकीनन डिफेंस मजबूत रखना जरूरी भी है और उसकी मजबूरी भी। इजराइल के पड़ोस के लगभग सारे ही देशों ने उस पर कभी न कभी आक्रमण जरूर किया है। इसलिए इजराइल की सुरक्षा उसकी सरकार और नेताओं के लिए एक अहम जिम्मेदारी हो जाती है। इजराइल का डिफेंस बजट करीब 2 लाख करोड़ रुपए यानी $23.4 बिलियन का है। इजराइल हर साल अपनी कुल GDP का 4% से ज्यादा देश की सुरक्षा पर खर्च करता है। इजराइल GDP के लिहाज से डिफेंस पर खर्च करने वाला दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। इस लिस्ट में सबसे ऊपर फिलहाल यूक्रेन है।
रूस के साथ युद्ध में यूक्रेन का बजट बढ़ा है। यूक्रेन का ये बजट उसकी जीडीपी के मुकाबले 34% ज्यादा है। डिफेंस पर खर्च करना इजराइल की मजबूरी है। अपना वजूद बनाए रखने के लिए इजराइल समय के साथ खुद को विकसित कर रहा है। स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान के अनुसार 2020 में इजराइल ने $22 बिलियन अपनी मिलिट्री पर खर्च किए थे। इजराइल प्रति व्यक्ति आय का $2,508 अपने देश में रक्षा पर खर्च करता है, जो उसकी सरकार के कुल खर्च का 12% है। इजराइल पूरी दुनिया को एडवांस हथियार सप्लाई करता है, जिसमें ड्रोन, मिसाइल, राडार और दूसरे हथियार शामिल हैं। 2020 में इजराइल विश्व का 12वां सबसे बड़ा हथियार सप्लाई करने वाला देश था। इजराइल ने $345 मिलियन की कीमत के हथियार दुनिया के कई देशों को बेचे थे। पिछले कुछ सालों में इजराइल के हथियारों का निर्यात आयात से ज्यादा बढ़ा है। 2015 से 2020 के बीच इजराइल के कुल हथियार निर्यात का 45% भारत को गया। अजरबैजान को 16%, वियतनाम को 10% और अमेरिका को 4%। 2020 में भारत इजराइल का सबसे बड़ा हथियारों का खरीदार रहा। तो उनके मरकावा टैंक्स हैं, आर्टिलरी अलग अलग टाइप्स की हैं, क्लोज सपोर्ट आर्टिलरी, जनरल सपोर्ट आर्टिलरी। उनके पास भी रॉकेट्स हैं, मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स हैं और इन क्षेत्रों में इजराइल की बड़ी महारत है। उनकी एयरफोर्स जो है कई सबसे बेहतर एयरफोर्सों में गिनी जाती है। और अभी उनको, जैसे बाइडन साहब गए थे, ब्लिंकन साहब थे वहाँ पे, तो उनके जो जेट्स हैं उनके ऑर्डिनेंसेस में आर्टिलरी म्यूनिशंस उनको दिए जा रहे हैं, बंकर बस्टिंग एम्यूनिशन, जो बंकर्स होते हैं ना उनको बस्ट करने के लिए। तो उनको अमेरिका की सहायता है और एक खुद में वो बड़े प्रोफेशनल दस्ते हैं। इजराइल के पास सिर्फ उम्दा हथियार ही नहीं, अमेरिका की दोस्ती भी है। इजराइल और अमेरिका के बीच एक समझौता है जिसके तहत अमेरिका इजराइल को 10 साल यानी 2016 से 2026 तक $38 बिलियन की सैन्य मदद पहुंचाएगा।